हेलो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है, तो लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लेटो के तमाम दर्शन उसके न्याय संबंधी दर्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो खुद ने इस बात का स्वीकार किया है कि अपने प्रथम महत्वपूर्ण आर्यवादी ग्रंथ रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ कहा है। ठीक है, तो वास्तव में प्लेटो के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का आरंभ और अंत न्याय सिद्धांत के व्याख्या से होता है। अपने अन्य सभी सिद्धांतों को प्रतिपादन भी न्याय के स्थापना के लिए करता है। यानी प्लेटो बताएं आपको कि एक महान दार्शनिक है जिन्होंने प्रथम बुक रिपब्लिक में इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना किया था और उसने बोला था कि न्याय विषय या न्याय विषय उसके लिए इंपॉर्टेंस है, न्याय होना चाहिए, क्योंकि इसने मतलब जीवन के एक अभिन्न अंग को न्याय माना है। ठीक है, तो न्याय मतलब क्या होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए। आगे देखिए बोल रहा है, प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में व्याप्त फूट एवं द्वेष के चलते नागरिक जीवन में उत्पन्न समस्याओं को समाधान के लिए किया है। उसके अनुसार यदि समाज में प्रत्येक वर्ग अपने विशिष्ट कार्यों का संपादन करे तो समाज में संघर्ष एवं द्वेष का अंत हो जाएगा, वास्तविक एकता और सद्भावना की स्थापना हो जाएगी। उसके न्याय संबंधी सिद्धांत का सार ही है। प्लेटो को कहना है कि जो यूनान में उस समय क्या था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था था, उस समय क्या था, लोगों में व्याप्त रोष था, ठीक है, फूट था, ठीक है, और नागरिक जीवन में बहुत सारा समस्या था, ठीक है। लेकिन अगर वे लोग आपसी संघर्ष को छोड़ दें, आपस में जो द्वेष है, ठीक है, तो इसका जब अंत हो जाएगा तो क्या हुआ, लोगों में वास्तविक एकता आएगा और लोगों में सद्भावना आएगा। इससे क्या हुआ, सामाजिक न्याय का शुरुआत हो जाएगा। आगे बोल रहा है, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या से पूर्व उस समय प्रचलित न्याय संबंधी 3 सिद्धांतों का खंडन करता है। प्रथम का नाम परंपरावादी सिद्धांत है। उस सिद्धांत का प्रतिपादन सिफिलिस था। उसके अनुसार कर्म सच बोलने और अपना कर्ज चुकाने तथा मित्र के प्रति भलाई और दुश्मन के प्रति बुराई में न्याय निहित है। मतलब सिफिलिस क्या कहता है, सच बोलना, अपना कर्ज चुकाना और मित्र के प्रति क्या, दुश्मन के प्रति बुराई, न्याय निहित है। सिफिलिस का बेटा पॉलीमार्कस कहता है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति उसका उचित अधिकार देने में। इस प्रकार पॉलीमार्कस और परंपरावादी सिद्धांत का समर्थक बन जाता है। दूसरा उग्रवादी सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन और क्रांतिकारी सोफिस्ट विचारक थ्रेसमेसस ने किया। थ्रेसमेसस न्याय को बलवानों का हित कहता है। तीसरे सिद्धांत का नाम इथारवादी है। प्रतिपादक ग्लाकोन इथारवादी धारणा के अनुसार न्याय भय का शिशु निर्बलों की आवश्यकता है। इस सिद्धांत के समर्थक एडमंड है। प्लेटो न्याय के संबंध में पहले ही इन 3 धारणाओं को एकांगी, पश्चातापूर्ण और दोषपूर्ण बताता है। अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए प्लेटो ने राज्य के और व्यक्ति के बीच आपसी संबंध को ध्यान दिया है। उसने व्यक्ति और राज्य के एक दूसरे को भिन्न नहीं माना है। प्लेटो न्याय व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय का समृद्ध रूप है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत न्याय पर भी सामाजिक न्याय आधारित है। प्लेटो व्यक्तिगत न्याय को स्पष्ट करने के लिए पिथागोरस से प्रभावित होकर मानवीय आत्मा के त्रिविभाग संबंधित सिद्धांत, ठीक है, को स्वीकार करता है। प्लेटो का मानना है कि मानवीय आत्मा के 3 गुण होते हैं, तृष्णा, साहस और विवेक। याद रखिएगा, मानव आदमी का 3 गुण होता है, तृष्णा, साहस और विवेक। जिस व्यक्ति में विवेक और साहस के स्थान में तृष्णा शुद्ध प्रबलता होती है वह लोभी होता है, भौतिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान रख देता है। दूसरे, जिस व्यक्ति में तृष्णा और विवेक के स्थान पर साहस की प्रधानता होती है वह साहसी होता है। तीसरे प्रकार व्यक्ति में विवेक की प्रधानता होती है वह तृष्णा और साहस का स्थान गौण होता है। इस प्रकार विवेक मानवीय आत्मा के प्रथम और उच्चतम तत्व है जिसका काम नियंत्रण करना है। साहस मानवीय आत्मा के द्वितीय और मध्यम तत्व है जिनका काम रक्षा करना, और तृष्णा मानवीय आत्मा के तीसरे। ये नियंत्रण तत्व है, इधर रुकिए, जिनका काम सेवा उत्पादन करना है। जब ये तीनों तत्व अपने अपने प्रकृति के अनुसार हस्तक्षेप नीति अपने तत्वों में कारण संपादन करने लगता है तो प्लेटो इसे व्यक्तिगत न्याय संज्ञा देता है। मानवीय आत्मा के समान राज्य के 3 वर्ग होते हैं। पहले वर्ग का नाम उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग में तृष्णा नामक तत्व प्रधानता होती है जिसके कारण उस वर्ग कृषि, पशुपालन, सेवा करता है। प्लेटो उत्पादक वर्ग कहते हुए उसकी महत्ता को स्वीकार करता है। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत सैनिकों को रखा है। सैनिक वर्ग में साहस नामक मानवीय आत्मा तत्व की प्रधानता होती है। इनका काम देश की रक्षा करना। प्लेटो ने समाज के तीसरे वर्ग महत्वपूर्ण वर्ग दार्शनिक वर्ग कहा है। प्लेटो शासक वर्ग का तार शासन संचालन है क्योंकि इन्हीं के पास विवेक होता है। विवेक को ही शासन संचालन जैसी कला संभव है। जब समाज में तीनों वर्ग यानी उत्पादक, सैनिक और दार्शनिक अपने अपने विशेष कार्यों में संपादन करने लगे तो एक दूसरे के कार्यों के हस्तक्षेप नहीं करे तो यह सामाजिक न्याय का नाम है।
संक्षेप में मानवीय आत्मा के गुणों में अनुसार आक्षेप नीति के कार्यों का संपादन व्यक्तिगत न्याय और समाज तीनों वर्ग और अपने स्वाभिमूलक कार्यों का आक्षेप रीति से संपादन सामाजिक न्याय है। इस प्रकार व्यक्तिगत न्याय सामाजिक न्याय आधारित है। न्याय की व्याख्या के साथ यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि यूं प्लेटो राज्य के 3 वर्गों से चर्चा करता है, फिर भी वह वर्ग कठोरता का विश्वास नहीं करता है। उसके अनुसार उत्पादक वर्ग में जन्मा कोई बच्चा शासक वर्ग में लाया जा सकता है यदि उसमें विवेक का तत्व दृष्टिगोचर होता है तो, और शासक वर्ग में जन्मे बच्चे को उत्पादक वर्ग में रखा जा सकता है यदि उसमें तृष्णा की प्रवृत्ति हो। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अब तक के वर्णन इस पर है। प्लेटो का न्यायकार विशिष्टीकरण आधारित है, यानी वह आत्मा और वर्ग के स्वानुकूल कार्यों में विभाजन के विश्वास करता है। प्लेटो का न्याय आहस्येप सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का न्याय आत्म स्वयं पर आधारित है। प्लेटो का न्याय रचनात्मक है, जो कि अपने विधान के बल पर राज्यव्यापी सुंदर भवन का निर्माण करता है। प्लेटो का न्याय कानूनी धारणा न होकर नैतिक धारणा या व्यक्ति कर्तव्य पर जोर देता है, क्योंकि उसके अनुसार कर्तव्य का अनुपालन ही राज्य का अधिकार है। इसलिए तो प्लेटो के न्याय को नेटलशिप कहा जाता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तिवाद विरोधी है, क्योंकि प्लेटो ने व्यक्ति नहीं समाज कल्याण में जोर देता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को बॉर्कर, पॉपर, रसेल जैसे विचारकों के द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। बार्कर कहता है कि प्लेटो का न्याय वास्तविक न्याय न होकर मात्र कर्तव्यों का भावना है। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, प्लेटो के प्रिय शिष्य अरस्तु का कहना है कि प्लेटो का न्याय अत्यधिक एकीकरण और अधिक पृथक्करण के बीच समावेश करने का प्रयत्न भी पेचीदा है। प्लेटो का न्याय अपरितांत्रिक कहा जा सकता है, क्योंकि वह राज्य के वर्गों में समानता विश्वास नहीं करता है। प्लेटो के न्याय अंतर्विरोध है। प्लेटो कहता है कि आहस्येप रीति के कार्य संचालन में न्याय है, परंतु शासक वर्ग द्वारा अपने निम्न वर्ग द्वारा नियंत्रण में ही शासन संचालन होता है। न्याय के प्रतिपादन के लिए प्लेटो द्वारा मानवीय आत्मा और समाज के वर्गों की विभाजन अवैज्ञानिक है। सेवाइन ने प्लेटो के न्याय संबंधी धारणाओं को अत्यधिक निष्क्रिय, आत्मपरक, अनैतिक, अव्यवहारिक और अविश्वसनीय बतलाता है। प्लेटो के न्याय को फांसीवादी होने का भी आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय के नाम पर राज्य की तानाशाही की बात करता है। प्लेटो न्याय को शासक वर्ग के हाथों में मानवीयता कैद करता है, और यह कदापि ठीक नहीं है। प्लेटो का न्याय अभिजनवादी है, क्योंकि वह वर्ग विशेष को ही राजनीतिक काबिल समझता है। बात सही है। मतलब प्लेटो क्या था, वह चाहता था मतलब शासन कला कुछ लोगों के हाथ में हो, कुछ व्यक्ति में। वह मेहनत और बुद्धि को अलग मानता था, मतलब कि शासन कुछ लोगों के द्वारा ही संचालन किया जा सकता है। अब देखिए आगे, बोरा विवेचनात्मक इधर गया। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा बहुत हद तक वर्तमान प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरोध है, क्योंकि यह वर्गगत असमानता का विश्वास करता है। लेकिन हम यह नहीं भूलना चाहिए कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत पर प्रतिपादन तत्कालीन समाज में व्याप्त निरंकुशता और व्यक्तिवाद के विरोध में किया है। बहुमत के हित के लिए उसने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आज ये बहुमत का हित लोकतंत्र की विशेषता है, इसलिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के सीधे लोकतंत्र विरोधी ठहराना अनुचित है। इसके अलावा प्लेटो के न्याय सिद्धांत फांसीवादी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फांसीवाद और प्लेटो के न्याय में काफ़ी अंतर है। फांसीवाद यदि सिद्धांतहीनता में विश्वास करता है, तो प्लेटो का न्याय तो विशिष्ट सिद्धांत का आधारित है। आगे जो भी हो, समसामयिक समाज में प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यवहारिक तो है। प्लेटो अपने दूसरे राजनीतिक ग्रंथ स्टेट्समैन में रिपब्लिक वाली न्याय की धारणा को उसी रूप से स्वीकार कर लिया है, परंतु उसने अपने तीसरे राजनीतिक ग्रंथ लॉज में रिपब्लिक वाली न्याय संबंधी धारणा को पूर्व की भांति अपने तमाम सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। उसे आत्मसमय के बाद महत्वपूर्ण मानता है, अर्थात लॉज में आत्मसमय का सिद्धांत रिपब्लिक के न्याय सिद्धांत के आसान ले लेता है। इस प्रकार अपनी अंतिम रचना लॉज में प्लेटो न्याय संबंधी धारणा को पुनर्विचार करता है, फिर भी शुरू से ही अंत तक प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा समानता में देखने को मिलती है। प्लेटो लॉज के सबसे ज़्यादा जोर आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल पर देता है, इसलिए आत्म संयम संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है। आत्म संयम द्वारा सर्वोच्च सद्गुण है जो राज का आधार होता है। उसके अनुसार आत्म संयमी होने विवेक बेहतर ढंग से कार्य करता है। प्लेटो का मानना है कि कानून का ऐसा निर्माण ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति से ज़्यादा आत्मसंयमी बन सके, क्योंकि आत्मसंयमी लोगों द्वारा नियमित राज्य की पूर्णता, स्वतंत्र और एकताबद्ध का पूर्णता, दोषविहीन और पूर्ण राज्य होता है। अब देखिए प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत।
प्लेटो न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना के 2 साधनों का उल्लेख करता है, शिक्षा और साम्यवादी व्यवस्था। परंतु इन दोनों साधनों में शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। साम्यवादी व्यवस्था सद्गुणी जीवन के मार्ग आयु बाधाओं को दूर करने में संबंधित है, जबकि शिक्षा उन विशेष परिस्थितियों के निर्माण में संबंधित है जिसका होना न्याय की स्थापना का आवश्यक है। बारकर के अनुसार शिक्षा प्रणाली बुराई के जड़ समाप्त कर जीवन को प्रति दृष्टिकोण को बदलने में एक प्रयास है। प्लेटो न्याय की स्थापना के लिए साम्यवाद की नई सामाजिक व्यवस्था को शिक्षा का कम महत्व देता है। शिक्षा प्रणाली की सकारात्मक गुण की तुलना में साम्यवादी व्यवस्था नकारात्मक है। प्लेटो द्वारा शिक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत उसकी न्याय संबंधी धारणा को ही तार्किक परिणाम है। न्याय का अर्थ होता है व्यक्तियों द्वारा वर्गों द्वारा अपने स्वभावानुरूप विशिष्ट कार्यों और संपादन करना। यह शिक्षा द्वारा संभव है। शिक्षा द्वारा अपने स्वभाव का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपने स्वभाव के अनुकूल विशिष्ट कार्यों में संपादन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त कर न्यायिक हो सकता है। प्लेटो का ऐसा विश्वास है कि सद्गुण ही ज्ञान है। यह सद्गुण केवल शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो ने शिक्षा संबंधी सिद्धांत का एक पहलू सच यह है कि वह शिक्षा के सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करता है। शिक्षा व्यक्ति के हृदय में समष्टि का भाव धरती है, अहंकार एवं स्वार्थ की तिलांजलि को देकर परमार्थ की प्रेरणा देती है। शिक्षा का राजनीतिक महत्व यह है कि उसके द्वारा सैनिक वर्ग का प्रशासन होता है, दार्शनिक शासक का आविर्भाव होता है। शिक्षा के महत्व में चर्चा के साथ यह भी उल्लेखनीय है कि प्लेटो मानसिक प्रशिक्षण यानी शारीरिक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ऑफ माइंड और ट्रेनिंग ऑफ बॉडी से ज़्यादा महत्व देता है। अब हो रहा है शिक्षा प्लान ऑफ एजुकेशन, शिक्षा योजना। प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति में एंथेस और स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति का आधारित है। उल्लेखनीय कि एंथेस जो भी शिक्षा प्रणाली का प्रचलित था उस समय राज्य का नियंत्रण था, उसे शिक्षा निजी आधार पर प्रदान की जाती थी, महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार ना था। इसके विरुद्ध स्पार्टा में राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज में वीर सैनिकों को प्रशिक्षित करना था। स्वाभाविक रूप से मुख्यतः अनुशासन एवं युद्ध कला की शिक्षा लोगों दी जाती थी। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाता था। प्लेटो ने अपनी शिक्षा संबंधी पद्धति एंथेस की शिक्षा व्यवस्था के व्यक्तिगत पहलू और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति सामाजिक पहलू को समाहित करते हुए एंथेस और स्पार्टा दोनों की शिक्षा व्यवस्था के दोषों को तिरस्कृत करने का प्रयास किया है। साथ ही कुछ नवीन चीज़ों को समावेश किया है। उस शिक्षा संबंधी प्लेटो की योजना मौलिक कही जा सकती है। इधर देखिए, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में मुख्य 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक यानी एलिमेंट्री एजुकेशन और उच्चतर शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा, प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा में दी गई योजना प्रस्तुत की 3 प्रकार का। प्रथम, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, द्वितीय 6 वर्ष से 18 वर्ष तक, तृतीय 18 वर्ष से 20 वर्ष तक। प्राथमिक शिक्षा का स्थान प्रथम पर बच्चों के सरल कहानियाँ और उदाहरणों के द्वारा नैतिक और धार्मिक सत्य पर पढ़ाया जा सकता है। इन अवस्थाओं में परिचिकाओं द्वारा दाई सेवकों को बच्चों को समझ से कहानियाँ नहीं कहना चाहिए जिसके द्वारा अश्रद्धा और घृणा हो। इसके अनुसार बच्चों को पास खराब नैतिक प्रभाव वाली पुस्तकें नहीं पहुँचना चाहिए। इसलिए प्लेटो ने ऐसी कहानियों और कविताओं को लेखक और कविताओं के राज्य में बहिष्कृत करने का सुझाव देता है। प्लेटो प्राथमिक शिक्षा के दूसरे चरण में शरीर और मन को विकासपूर्ण जोर देता है। इस अवस्था में पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्लेटो ने व्यायाम और संगीत की किया। प्लेटो ने सामान्य भोजन एवं शारीरिक व्यायाम पर शारीरिक विकास हेतु आवश्यक माना है। इसने इस बात का पूर्ण बल दिया है कि शारीरिक प्रशिक्षण शरीर इतना अस्वस्थ हो जाना चाहिए कि व्यक्ति बीमार ही न पड़े। स्वाभाविक रूप से उसने अपनी आदर्श राज्य की डॉक्टरों की कोई स्थान प्रदान नहीं किया। प्लेटो के अनुसार से व्यायाम का उद्देश्य शरीर के स्वस्थ बनाने के लिए नैतिक दृष्टि से शरीर का निर्माण करना है। यदि व्यायाम पर प्लेटो ने शारीरिक प्रशिक्षण हेतु जोर दिया है तो मानसिक प्रशिक्षण हेतु संगीत पर, यदि व्यायाम मन के लिए शरीर पर प्रशिक्षण है तो संगीत सीधे रूप में मन का प्रशिक्षण है। इस प्रकार प्लेटो व्यायाम संगीत के पूर्ण मिश्रण पर बल देता है। इसके अनुसार संगीत विद्या के अंतर्गत साहित्य और नृत्य बीना वादन और संगीत होते हैं। प्लेटो की मान्यता है संगीत के मनुष्य के चरित्र पर महान प्रभाव पड़ता है। प्लेटो ने संगीत के महत्व को धार्मिक, नैतिक, सबसे बढ़कर राजनीतिक प्रभाव का पर्व स्वीकार किया है। संगीत के माध्यम से नागरिकों को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहता है कि वह राज्य के आदर्श और स्वेच्छा से पालन करे, कानून बनाने वाले लागू करने की आवश्यकता न पड़े। संगीत के इसी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव के कारण प्लेटो ने उस राज्य के नियंत्रण में सुझाव दिया है। प्राथमिक शिक्षा के तीसरे चरण में 18 से 20 वर्ष की दैनिक शिक्षण व्यवस्था में प्रतिबिंबित किया है। इस अवधि में समाप्ति और प्लेटो ने एक प्रतियोगिता परीक्षा की बात की है। उस प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें उस शिक्षा दी जाएगी, जो असफल होंगे उन्हें सैनिक वर्ग में रखा जाएगा। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा उच्चतर शिक्षा का सिर्फ आयु के अंतर आधारित नहीं है वरन वर्ग के अंतर भी आधारित है। प्लेटो ने उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था की है जहाँ प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण हुए, उच्चतर शिक्षा का बल ज्ञान की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक
प्रभुत्व प्राप्ति है। अपनी उच्चतम शिक्षा योजना द्वारा प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को प्रशिक्षित करना चाहता है जो राज्य के उच्चतर पदों को सुशोभित करेगा। इस शिक्षा की अवधि 20 से 30 वर्ष की अवस्था है। प्लेटो ने उच्चतर शिक्षा की इस योजना को भी निम्नलिखित वर्ग किया है। 20 से 30 वर्ष का आयु शिक्षा, 30 से 35 वर्ष का आयु शिक्षा। उच्चतर शिक्षा उच्चतर शिक्षा में प्रथम वर्ग के पाठ्यक्रम गणित, ज्योमेट्री, ज्योतिर्मय शास्त्र समान महत्व दिया है। प्लेटो ने ऐसा विश्वास है कि इन वैज्ञानिक विश्वासों के अध्ययन से आत्मा को धीरे धीरे उन सिद्धांतों प्रवृत्तियों को परिचित करना होता है। सत्य आदर्श पर समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। 20 से 30 वर्ष की आयु में वैज्ञानिक शिक्षा की समाप्ति के पश्चात पुनः एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी। उसे उस परीक्षा में अवतीर्ण होंगे उन्हें राज्य के निम्न प्रशासनिक सैनिकों पदों में नियुक्त किया जाएगा। जो उत्तीर्ण पास होते हैं उन्हें 5 वर्षों की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा काल 30 से 35 वर्ष की आयु है। 30 से 35 वर्ष की शिक्षा में पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्लेटो ने डायलेक्टिक्स इन द साइंस ऑफ द सुप्रीम रियलिटी विज्ञान की परम सत्य कहा है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु के सार का ज्ञान ही होता है। इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य के उच्चतम पदों पर होती है। 35-50 वर्ष की उम्र में उन्हें सार्वजनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। सार्वजनिक पदों पर रहते हुए अपने व्यवहारिक ज्ञान में खरे उतरते हैं। उन्हें प्लेटो ने अनुसार शासक बनने के अधिकारी यही शासक दार्शनिक होते हैं। प्लेटो की शिक्षा योजना अब तक के विवरण से स्पष्ट होता है कि उसने राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की है। शिक्षा की अपनी पद्धति व पुरुषों और स्त्रियों के बीच लिंग भेद के अंतर को समाप्त करते हुए लड़कियों में राजकीय पदों पर योग मानता है। इसके अतिरिक्त उसकी शिक्षा व्यवस्था मुख्य बल चरित्र निर्माण पर है, परंतु प्लेटो की शिक्षा योजना सही मायने में जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था कई दृष्टियों से आलोचना की जाती है। जेलर और सेवन जैसे विद्वानों ने प्लेटो की शिक्षा योजना को इस आधार पर प्रजातंत्रिक कहा कि इसमें उत्पादक वर्ग के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। जैसे प्लेटो की शिक्षा योजना अवधि इतनी लंबी है कि जीवन के बहुत बड़ा भाग उसे व्यतीत हो जाएगा। और तीसरे, प्लेटो की काव्य और साहित्य की राज्य का कठोर प्रतिबंध लगाया है जो काव्य और साहित्य के विकास का बाधक सिद्ध होगा। चौथे, प्लेटो की शिक्षा नीति में व्यक्ति के स्वतंत्र विकास का बल नहीं दिया गया, वरन व्यक्ति के व्यक्तित्व के राज्य के हित में अनुसार ढालने की प्रयास किया गया। अंत में रसेल, क्रॉसमैन, वेपर जैसे विद्वानों ने प्लेटो की शिक्षा पर राज्य कठोर नियंत्रण की व्यवस्था के चलते इसकी शिक्षा योजना को फांसीवादी प्रवृत्ति के सूचक माना है। थैंक यू दोस्तों।